हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री कृष्णा कोचिंग। आज हम बात करेंगे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में टेस्ट नंबर 7 की, जिसमें हम राजस्थान का सामान्य परिचय को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया। ऋग्वेद में, बी रामायण काल में, सी महाभारत काल में या शिलालेखों में। तो देखिए, इसमें मरुकांतर शब्द का प्रयोग पूछा गया है। मरुकांतर शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो रामायण काल में किया गया था। रामायण काल में मरुकांतर शब्द का जो प्रयोग है किसके द्वारा किया गया था? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया था। महर्षि वाल्मीकि द्वारा। किस शब्द का प्रयोग किया गया था? मरुकांतर शब्द। किसके लिए? राजस्थान के लिए। राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, ये तो हमारा आंसर हुआ कि राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो रामायण काल में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के लिए ऋग्वेद में राजस्थान के लिए बताइए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो हमारा आंसर आगा ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, देखिए दो ऑप्शन हमारे क्लियर हो चुके हैं। पहला ऑप्शन तो राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग, तो मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया था महर्षि वाल्मीकि ने रामायण काल में। और ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं महाभारत काल में। महाभारत काल में राजस्थान के लिए अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया। अगर हम रामायण महाभारत काल की बात करें तो महाभारत काल में अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया। मैं थोड़ा सा मैप ले लेता हूँ एक बार, देखिए। अलग अलग क्षेत्रों के लिए राजस्थान में अलग अलग प्रयोग किया गया महाभारत काल में। महाभारत काल में कहें या हम कह सकते हैं जनपद काल में, मैं दोनों को एक साथ ले लेता हूँ। महाभारत काल में एवं जनपद काल में। ठीक है, राजस्थान को अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग नामों से जाना गया। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं इस बीकानेर और इसके आसपास के क्षेत्र की। इस बीकानेर और इसके आसपास के क्षेत्र को कहा गया जंगल प्रदेश। क्या कहा गया बताइए? जंगल प्रदेश, बीकानेर। ठीक है, और अब इससे जस्ट थोड़ा सा नीचे आए तो बीकानेर के नीचे पड़ता है नागौर। नागौर में अगर हम बात करें, नागौर
नागौर का जो प्राचीन नाम था वो था अहिछत्रपुर। नागौर का प्राचीन नाम बताइए क्या था? अहिछत्रपुर था। ठीक है। इसी के पास में एक स्थान पड़ता है जैसलमेर। इस जैसलमेर को प्राचीन काल में कहा जाता था वल्ल क्षेत्र या मांड क्षेत्र। वल्ल या मांड कहा जाता था। ठीक है। अब हम और थोड़े से स्थानों की बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ नीचे जालोर में। देखिए जालोर में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है भीनमाल। इस भीनमाल का जो प्राचीन नाम था वो था श्रीमाल। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल था। ठीक है। और ये जो जालोर प्रॉपर जो जालोर क्षेत्र है उसके आसपास का जो क्षेत्र है इसे जाबालीपुर भी कहा जाता था या इसे गुर्जर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अभी हम जब गुर्जर प्रतिहार पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको कि यहाँ इस क्षेत्र को गुजरात या गुर्जर प्रदेश कहा जाता था। अभी आप इतना ध्यान रखें। इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा जनपद काल की, तो सबसे ऊपर का जो क्षेत्र आपको दिख रहा है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र दिख रहा है, इस क्षेत्र को हम कहते हैं योद्धे क्षेत्र। बताइए कौन सा क्षेत्र? योद्धे क्षेत्र। योद्धे क्षेत्र। योद्धे क्षेत्र में कौन कौन से जिले आएंगे? एक तो आएगा श्री गंगानगर और दूसरा आएगा हनुमानगढ़। ठीक है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, मैं मैप ले लेता हूँ इसमें। देखिए एक तो है इसमें जयपुर, ये वाला क्षेत्र। इधर इसमें थोड़ा सा क्षेत्र भरतपुर का भी आएगा और अलवर। ठीक है। ये जो क्षेत्र है इसे कहा जाता था कौन सा? मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद, ध्यान रखिए। मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी, इसकी जो राजधानी थी वो राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर। ठीक है। ये वही विराटनगर है जहाँ पर राजा विराट का शासन होता था और इसी विराटनगर में पांडवों के द्वारा महाभारत में 1 वर्ष का वनवास काटा गया था। इस बात को भी ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखो यहाँ एक क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर इसे हम बोलते हैं विराटनगर। ये आपको जो दिख रहा है इसे हम बोलते हैं विराटनगर। ठीक है। विराटनगर कहें या इसे विराटनगर का वर्तमान नाम क्या है बताइए? बैराट है ना। बैराट। बैराट कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। और यहीं इस विराटनगर में ही पांडवों द्वारा 1 वर्ष का अज्ञातवास। ठीक है। 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया गया था। यहीं इसी के पास में एक जनपद और है जिसे हम कहते हैं सूरसेन जनपद। देखिए यहाँ एक क्षेत्र आता है करौली
इधर मिल जाएगा ऐसे तो, है ना। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा, जो मत्स्य जनपद है इसको मैं थोड़ा सा किधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ नीचे की तरफ। इसको मैं नीचे की तरफ लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए एरो लगा के मैं इधर लिख देता हूँ इसको। ये हमारा जो जनपद है वो कौन सा जनपद है, मत्स्य जनपद है। ठीक है, और ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है बताइए, ये विराटनगर है। ठीक है, ये विराटनगर है। अब हम बात कर लेते हैं सूरसेन जनपद की। सूरसेन जनपद की अगर हम बात करें तो भरतपुर का क्षेत्र, करौली क्षेत्र, ठीक है, और धौलपुर, इसे कहा जाता था सूरसेन जनपद। यानी कि सूरसेन जनपद में बताइए कौन कौन से जिले सम्मिलित होंगे। एक तो भरतपुर का क्षेत्र, भरतपुर प्लस करौली प्लस धौलपुर, भरतपुर करौली धौलपुर, ये क्षेत्र आपका सूरसेन जनपद में हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर एक जनपद और है जिसे हम बोलते हैं सीवी जनपद। सीवी जनपद को मैं यहाँ थोड़ा सा कर देता हूँ। देखिए एक तो ये पड़ता है नीचे हमारा उदयपुर। ठीक है, उदयपुर के साथ में जो चित्तौड़गढ़ है, ये वाला जो क्षेत्र है इसे बोला जाता था सीवी जनपद। सीवी जनपद, सीवी जनपद में कौन कौन से ज़िले शामिल होंगे, एक तो उदयपुर और दूसरा चित्तौड़। क्लियर। तो ये अलग अलग क्षेत्र थे, अलग अलग क्षेत्रों को महाभारत काल में या जनपद काल में अलग अलग नामों से जाना गया था। ठीक है, तो राजस्थान के भूभाग के हम नामकरण की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बात करी कि रामायण काल में क्या नाम था, तो रामायण काल में इसके लिए मरुकांतर नाम दिया गया था। ठीक है, और ऋग्वेद में इसके लिए ब्रह्मवर्त नाम दिया गया था। ओके, महाभारत काल में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, जैसे जंगल प्रदेश, बीकानेर में से जंगल प्रदेश प्राचीन नाम, जैसलमेर वाले क्षेत्र को कहा जाता था वल्ल या मांड क्षेत्र। इसी प्रकार से नागौर को कहा जाता था अहिछत्रपुर। भीनमाल को कहा जाता था श्रीमाल। भीनमाल पड़ता है जालौर में। ठीक है, और भी बहुत सारे क्षेत्र थे जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। मुख्य रूप से ये हैं, जिनमें से हम कुछ जनपद की भी बात कर लेते हैं। जैसे योध्या जनपद, इसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। सूरसेन जनपद में भरतपुर, करौली, धौलपुर है। मत्स्य जनपद में जो ज़िले आते हैं बताइए कौन कौन से आते हैं। मैं ज़िले लिख देता हूँ एक बार थोड़ा सा मत्स्य जनपद के। एक तो है अपना अलवर, देखिए मत्स्य जनपद में एक तो अपना अलवर आता है, एक आता है जयपुर। मुख्य रूप से तो दो ही ज़िले आते हैं, और कुछ भाग भरतपुर का भी आता है। ठीक है, ये मत्स्य जनपद में आते हैं। सूरसेन जनपद में हमने कहा भरतपुर, करौली और धौलपुर आते हैं। सीवी जनपद में उदयपुर और चित्तौड़गढ़ आते हैं, और योध्या जनपद में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ आते हैं। ठीक है,
अब एक चौथा ऑप्शन बच गया शिलालेखों में। शिलालेखों में राजस्थान का क्या नाम था, हम इधर बात कर लेते हैं। मुख्य रूप से दो शिलालेखों में, मुख्य रूप से दो शिलालेखों में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, दो शिलालेखों में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। एक जो शिलालेख है जिसका नाम है घोसुंडी का शिलालेख। घोसुंडी शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख हम एक एक की बात कर लेते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं घोसुंडी शिलालेख की। घोसुंडी शिलालेख में राजस्थान के लिए, इसमें राजस्थान के लिए बताइए किस शब्द का प्रयोग किया गया, राजस्थानीय शब्द का प्रयोग किया गया। राजस्थानीय शब्द का प्रयोग किया गया। अच्छा, अगर हम थोड़ी सी घोसुंडी शिलालेख की बात और करें तो घोसुंडी जो शिलालेख है ये हमें मिला है नगरी से। कहाँ से मिला है ये, नगरी से मिला है। नगरी कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ये हमें नगरी चित्तौड़ से मिला है, पहली बात तो ये ध्यान रखें। और ये जो शिलालेख है, घोसुंडी का जो शिलालेख है, ये 532 ईसा पूर्व का है, BC का है। इस घोसुंडी शिलालेख की जो खोज की गई थी वो श्यामल दास के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिए, किसके द्वारा की गई थी, श्यामल दास। ये श्यामल दास वही श्यामल दास है जिन्होंने वीर विनोद की रचना की थी। ठीक है, इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है, यानी कि ये संस्कृत भाषा में मिला है। और इसकी एक विशेषता है घोसुंडी शिलालेख की कि ये हमें खंडित अवस्था में मिला है। किस अवस्था में मिला है, खंडित अवस्था में मिला है, यानी कि एक साथ पूरा शिलालेख हमें नहीं मिला है, ये खंडित अवस्था में मिला है। जिसमें इसमें जो सबसे बड़ा टुकड़ा मिला था इसे वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में क्या किया गया है, सुरक्षित किया गया है। ठीक है, मुख्य रूप से इसकी ये बातें थी। और इसको सबसे पहले देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं DR भंडारकर, उसके द्वारा पढ़ा गया था। घोसुंडी शिलालेख के बारे में एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि इस शिलालेख से हमें भागवत धर्म या वैष्णव धर्म की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, या उसके प्रचार का उल्लेख मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख में अगर हम बात करें तो बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए, राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसमें राजस्थान के लिए राजस्थानियादित्य इस शब्द का प्रयोग किया गया है, शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में एक दो बातें हमें और पता होना चाहिए। एक तो बात हमें ये पता होना चाहिए बसंतगढ़ शिलालेख की कि ये हमें कहाँ से मिला है, तो ये हमें मिला है खीमल माता मंदिर से। ये हमें खीमल माता मंदिर से मिला है जो सिरोही जिले में स्थित है। एक तो ये ध्यान रखना है।
दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि बसंतगढ़ का जो शिलालेख है ना, वो 625 ईस्वी का है, 625 ईस्वी का है ना। अगर आपको विक्रम संवत में लिखा मिल जाए तो हम कहेंगे 682 विक्रम संवत, ठीक है। देखो ये ईसा पूर्व का है 532 घोसुंडी, और ये ईस्वी का है, तो बताइए पुराना कौन सा हुआ, घोसुंडी शिलालेख, है ना। तो ध्यान रखना घोसुंडी शिलालेख ऐसा प्रथम शिलालेख है, ये प्रथम शिलालेख है जिसमें राजस्थान शब्द के लिए क्या मिलता है, राजस्थानीय शब्द का उल्लेख मिलता है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो बसंतगढ़ में इसका उल्लेख मिलता है जिसमें राजस्थान के लिए राजस्थानीय द्वितीय शब्द का प्रयोग मिलता है। दोनों शब्दों को विशेष रूप से ध्यान रखें, इसमें तो राजस्थानीय शब्द का और इसमें राजस्थानीय द्वितीय शब्द का प्रयोग मिलता है राजस्थान के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें बसंतगढ़ शिलालेख की, तो बसंतगढ़ जो शिलालेख है वो वर्मलात के समय का है, जो कि चावड़ा वंश का शासक था, और इस शिलालेख में दास प्रथा का उल्लेख है, यानी कि यह दास प्रथा पर लिखा गया है, यानी कि इसमें दास प्रथा का उल्लेख मिलता है, ध्यान रखें। तो मुख्य रूप से हमें ये बातें तो कम से कम पता होना चाहिए पहले प्रश्न के संदर्भ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, दूसरे प्रश्न की ओर। निम्न में से चित्तौड़गढ़ का परिवर्तित नाम कौन सा है। देखिए बहुत सिंपल प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम कौन सा है। ए ऑप्शन खिजराबाद, बी ऑप्शन खैराबाद, सी ऑप्शन जलालाबाद, डी मोहम्मदाबाद, ई इस्लामाबाद, एफ मोमिनाबाद। देखो इसमें जो 5-6 ऑप्शन दिए गए हैं वो केवल इस कंसेप्ट को पूरा समझने के लिए दिए गए हैं, है ना। इसमें भी मैं एक बार से मैप लेके आपको बता देता हूँ, समझिए। सबसे पहले हम इसके आंसर की बात कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ का परिवर्तित नाम है खिजराबाद, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने ही पुत्र खिजर खां के नाम पर रखा गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में अटैक किया चित्तौड़गढ़ पर और इसको जीत लिया। जीतने के बाद अपने ही पुत्र खिजरा खां के नाम पर इसका नाम परिवर्तित करके खिजराबाद रख दिया गया था। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिवाना की। सिवाना पड़ता है बाड़मेर में। देखिए ये बाड़मेर है, यहाँ पर स्थान पड़ता है सिवाना, ठीक है। इस सिवाना पर अटैक किया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। इस सिवाना का नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदल कर बताओ क्या कर दिया गया, खैराबाद कर दिया गया, खैराबाद कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया, ये नाम किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। एक बात, सिवाना कहाँ पड़ता है बताइए, सिवाना बाड़मेर में पड़ता है। अब हम दूसरे की बात करते हैं। देखिए यहीं पर इसके जस्ट नीचे पड़ता है जालोर, यहाँ पर स्थान पड़ता है जालोर। जालोर, जालोर का नाम बदलकर रख दिया गया था जलालाबाद। जलालाबाद, बताइए ये नाम किसके द्वारा परिवर्तित किया गया था, ये नाम भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा परिवर्तित किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया, इसको जीत लिया और इसका नाम परिवर्तित करके बताइए क्या करवा दिया गया था, जलालाबाद करवा दिया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे,
देखिए यहाँ नीचे पड़ता है हमारा उदयपुर। उदयपुर की अगर हम बात करें, ये मेवाड़ के अंतर्गत आता था। उदयपुर का नाम बदलवा कर, उदयपुर का नाम परिवर्तित करके मोहम्मदाबाद कर दिया गया था। मोहम्मदाबाद कर दिया गया था। और किसने किया था ये? तो ये नाम परिवर्तित किया था अकबर ने। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हम चित्तौड़ की, तो ये है हमारा चित्तौड़गढ़। देखिए ये है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का नाम चेंज कर दिया गया था और चित्तौड़गढ़ का नाम बदल कर दिया गया था खिजराबाद। जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, चित्तौड़ का परिवर्तित नाम क्या था? खिजराबाद था। और हमने बताया कि ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बदला गया नाम था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया और अपने ही पुत्र खिजर खां के नाम पर इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? खिजराबाद कर दिया गया था। इसके अलावा हम बात करें, यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है करौली। ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पड़ता है करौली। करौली में एक दुर्ग पड़ता है जिसे हम बोलते हैं तिम्मनगढ़ का किला। तिम्मनगढ़। तिम्मनगढ़ के ऊपर अटैक किया जाता है मोहम्मद गोरी के द्वारा और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है? इस्लामाबाद कर दिया जाता है। इस्लामाबाद। बताइए ये नाम परिवर्तित किसने किया? मोहम्मद गोरी के द्वारा। ठीक है। और यहीं पड़ता है आमेर, जयपुर में। जयपुर में क्या पड़ता है? यहीं पे आमेर पड़ता है। आमेर पे अटैक किया गया था मोहम्मद शाह के द्वारा और मोहम्मद शाह ने इसका नाम परिवर्तित करके मोमिनाबाद करवा दिया गया था। मोमिनाबाद किसके द्वारा किया गया था ये? तो ये नाम परिवर्तित किया गया था मोहम्मद शाह द्वारा। मोहम्मद शाह। देखो याद करना बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक एक की। सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, नाम बदलकर खैराबाद कर दिया। जालोर से जलालाबाद, इसमें तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। देखो उदयपुर में ऊ आ रहा है ना, और मोहम्मदाबाद में भी ऊ आ रहा है, तो उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद कर दिया गया था। चित्तौड़ में ई की मात्रा आ रही है, खिजराबाद में भी ई की मात्रा आ रही है। देखो इसमें ऐसे ची आ रहा है, इसमें ऐसे खी आ रहा है, तो इसे याद कर सकते हैं। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किया ना, तिम्मनगढ़ का नाम किया इस्लामाबाद, और आमेर से मोमिनाबाद। देखो मैस से मोमिनाबाद, आमेर के मैस से मोमिनाबाद। ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न भी क्या हो गया बताइए? कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बहुत सिंपल प्रश्न था कि राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने। ध्यान रखिए, जॉर्ज थॉमस की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहीं पे। जॉर्ज थॉमस ने अगर हम बात करें तो राजपूताना शब्द का प्रयोग 1800 में किया था। 1800 ईस्वी में किया था। पहली बात तो आप ये ध्यान रखें।
दूसरी बात जॉर्ज थॉमस के बारे में कि ये आयरलैंड के निवासी थे। आयरलैंड के निवासी थे। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है। और ये भारत में अगर हम बात करें तो ये एक ग्वालियर का शासक था जिसका नाम था दौलत राव सिंधिया। तो ये ग्वालियर के शासक दौलत राव सिंधिया के अंग्रेजी कमांडर के रूप में काम कर रहे थे, के कमांडर थे। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान में प्रवेश, तो ध्यान रखना इन्होंने राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश शेखावाटी में लिया था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो मृत्यु कहाँ पर हुई थी बताइए? इनकी मृत्यु हुई थी बीकानेर में। जॉर्ज थॉमस के बारे में सामान्य रूप से तो हम इतना ही पता हमें रहना चाहिए कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात तो हमने ये कहा कि इन्होंने राजपुताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। और राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने 1800 ईस्वी में। लेकिन ध्यान रखना ये राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने वो मौखिक रूप से किया था। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है। इन्होंने मतलब ऐसे कह दिया क्योंकि ये एमपी में काम कर रहे थे, ग्वालियर में दौलत राव सिंधिया के कमांडर थे, है ना। तो इन्होंने ऐसे ही कह दिया था कि इसके जो उत्तर पश्चिम में या पश्चिम क्षेत्र में, ग्वालियर के जो पश्चिम में जो क्षेत्र है वो राजपूताना है, ऐसे कह दिया था। क्योंकि इधर राजपूत शासकों का अधिक वर्चस्व था। कुल मिला के 19 रियासतें थी और 19 रियासतों में अधिकांश जो राजा थे वो राजपूत थे। अतः इन्होंने इस क्षेत्र को क्या कहा? राजपूताना कहा था। लेकिन इन्होंने, हमने कहा कि राजपूताना शब्द का प्रयोग मौखिक रूप से किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए राजपूताना शब्द का लिखित उल्लेख किसने किया, तो उसका आंसर होगा विलियम फ्रैंकलिन। तो हम लिख सकते हैं विलियम फ्रैंकलिन के बारे में कि इन्होंने राजपूताना शब्द का लिखित उल्लेख किया। ठीक है। विलियम फ्रैंकलिन ने लिखित उल्लेख, अब लिखित उल्लेख करेगा तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बुक लिखेगा तभी तो लिखित उल्लेख होगा। तो विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी थी, बुक लिखी थी। उस बुक को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है द मिलिट्री मेमोरी ऑफ जॉर्ज थॉमस। ठीक है। ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी 1805 में, ध्यान रखिए 1805 में ये पुस्तक लिखी थी, द मिलिट्री मेमोरी ऑफ द जॉर्ज थॉमस। और इसी पुस्तक में इस शब्द का उल्लेख मिलता है, राजपूताना शब्द का। तो राजपूताना शब्द का सबसे पहले लिखित उल्लेख बताइए, लिखित उल्लेख किस व्यक्ति ने किया? तो उसका नाम तो आएगा विलियम फ्रैंकलिन। और किस पुस्तक ने किया? तो द मिलिट्री मेमोरी ऑफ द जॉर्ज थॉमस। द मिलिट्री मेमोरी ऑफ द जॉर्ज थॉमस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हम कहेंगे विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा, है ना। कब लिखी गई थी? 1805
1905 में लिखी गई थी। लेकिन ध्यान रखिए, इस पुस्तक का प्रकाशन, एक मिनट पेन चेंज कर देता हूँ। इस पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। वेलेस्ली द्वारा किया गया था। दो बातें इंपॉर्टेंट है, इसके लेखक तो कौन है? वो है विलियम फ्रैंकलिन। लेकिन इस पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। ठीक है। किस लिए फेमस है? क्योंकि इस पुस्तक में हमें राजपूताना शब्द का लिखित उल्लेख मिलता है। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे ऑप्शन की। नाम क्या है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड थे। इन्होंने सबसे पहले या सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा सबसे पहले राजस्थान या रायथान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया गया। दो तीन नाम मैंने बताए। देखो, एक नाम तो मैंने बताया राजस्थान, दूसरा रायथान या रजवाड़ा। इन शब्दों का सबसे पहले प्रयोग बताइए किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने किया था। ठीक है। कर्नल जेम्स टोड के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने इस शब्द का जो प्रयोग किया था वो अपनी एक पुस्तक में किया था। इन्होंने एक बुक लिखी थी। इस पुस्तक का नाम भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक के लेखक बताइए कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। ये जो बुक लिखी थी कर्नल जेम्स टोड ने, ये लिखी थी 1829 में। 1829 में ये पुस्तक लिखी थी। अच्छा, अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो इसी पुस्तक का जो दूसरा नाम था, इसी पुस्तक का जो सेकंड नाम था, दूसरा जो नाम था, वो था द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। ये पुस्तक भी किसके द्वारा लिखी गई थी? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई। ध्यान रखिए, इसके दो भाग थे, है ना। मुख्य रूप से कितने भाग थे? इसके दो भाग थे। जिसमें से अगर हम बात करें तो प्रथम भाग और एक था द्वितीय भाग। प्रथम भाग का जो प्रकाशन किया गया था वो 1829 में किया गया था और द्वितीय भाग का जो प्रकाशन किया गया था वो 1832 में किया गया था। दो भाग थे, प्रथम भाग 1829 में, द्वितीय भाग 1832 में। इन दोनों का जो प्रकाशन है,
वो किसके द्वारा किया गया था? इसका प्रकाशन किया गया था जेम्स क्रुक के द्वारा। जेम्स क्रुक के द्वारा, क्रुक द्वारा। ठीक है। इम्पोर्टेंट बात कि ये जो पुस्तक लिखी गई थी वो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। और इस पुस्तक का जो हिंदी में ट्रांसलेट है, देखिए इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद, हिंदी में जो अनुवाद किया था वो किसने किया था? तो हिंदी में अनुवाद किया था G.S. ओझा ने, मतलब क्या कहें, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, हीराचंद ओझा ने। अगर डेट भी पूछे तो 1835 में। सामान्य रूप से हमें इतनी बातें तो पता होनी चाहिए मिनिमम कर्नल जेम्स टोड के बारे में। कर्नल जेम्स टोड के बारे में अगर हम थोड़ी सी और भी बात करें तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कर्नल जेम्स टोड कहाँ के निवासी थे? तो कर्नल जेम्स टोड थे स्कॉटलैंड के निवासी। स्कॉटलैंड के निवासी थे। एक तो बात हमें ये ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी, हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश की बात करें तो राजस्थान में प्रवेश, तो राजस्थान में इन्होंने जो प्रवेश किया था वो भीलवाड़ा से किया था, भीलवाड़ा से। ठीक है। और यहीं पे अपने गुरु से मिले थे, एक व्यक्ति से मिले थे जिसका नाम था जैन यति ज्ञानचंद्र, और बाद में जैन यति ज्ञानचंद्र को अपना इन्होंने गुरु बना लिया था। तो इनके गुरु का नाम बताइए क्या था? जैन यति ज्ञानचंद्र। ठीक है। तो कर्नल जेम्स टोड के बारे में हमें इतनी बातें पता होना चाहिए। देखिए प्रश्न हमारा क्या था कि राजपुताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो राजपुताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था 1800 ईस्वी में। किसने? जॉर्ज थॉमस ने, है ना। इन्होंने मौखिक रूप से कहा था कि ग्वालियर एमपी के जो पश्चिमी भाग है ये राजपुताना है। तो उसके पश्चिम में कौन ही पड़ता था? राजस्थान ही पड़ता था। तो राजस्थान के संदर्भ में इन्होंने राजपुताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। लेकिन अगर हम बात करें कि राजपुताना शब्द का लिखित उल्लेख सबसे पहले, तो लिखित उल्लेख करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे विलियम फ्रैंकलिन, है ना। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द मिलिट्री मेमोरी ऑफ द जॉर्ज थॉमस, और 1805 में लिखी थी ये पुस्तक। ठीक है। इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो लॉर्ड वेलीजली के द्वारा कराया गया था। इसके बाद हमने बात करी कर्नल जेम्स टोड की। तो कर्नल जेम्स टोड को घोड़ी वाले बाबा या कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, और ये स्कॉटलैंड के निवासी थे, है ना। ध्यान रखिएगा, विलियम फ्रैंकलिन कहाँ के निवासी थे? विलियम फ्रैंकलिन की अगर हम बात करें तो ये अभी मैं लिख देता हूँ। देखिए विलियम फ्रैंकलिन इंग्लैंड के निवासी थे। देखिए किधर लिखूँ, इधर लिख देता हूँ, ये इंग्लैंड के निवासी थे। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड के निवासी थे, विलियम फ्रैंकलिन इंग्लैंड के निवासी थे, और कर्नल जेम्स टोड स्कॉटलैंड के निवासी थे। क्लियर? अच्छा, तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न क्या ही होता है? समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया? स्वतंत्रता के बाद, देखिए अगर हम बात करें स्वतंत्रता के बाद की, तो स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था 25 मार्च 1948 को।
25 मार्च 1948 को एकीकरण का द्वितीय चरण था। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एकीकरण के कौन से चरण में राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया, तो हम बताएंगे द्वितीय चरण में, है ना। डेट पूछे तो 25 मार्च 1948 बताएंगे। नाम पूछे तो हम बताएंगे पूर्व राजस्थान, है ना। ऐसे पूछे कि बताइए किस चरण में राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया और नाम दे दे मत्स्य, पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, तो हम बताएंगे पूर्व राजस्थान में, ठीक है। अगर हम बात करें 26 जनवरी 1950 की, तो 26 जनवरी 1950 का था एकीकरण का छठा चरण, जिसे अगर हम नाम की बात करें तो छठे चरण को नाम दिया था राजस्थान संघ, राजस्थान संघ नाम दिया था, ठीक है। राजस्थान संघ यानी कि 26 जनवरी 1950 में क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस दिन इस राजस्थान संघ में राजस्थान को या राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता मिली थी या विधिवत प्रयोग किया गया था, ऐसे भी सकते हैं। या राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता मिली थी। संवैधानिक मान्यता मिली थी। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि बताइए राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली थी, तो राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता मिली थी 26 जनवरी 1950 को। या आपसे पूछा जाए कि बताइए राजस्थान शब्द का विधिवत प्रयोग कब किया गया था, तो हम बताएंगे 26 जनवरी 1950। इसी दिन राजस्थान शब्द का विधिवत रूप से प्रयोग किया गया या संविधान में इसको मान्यता दी गई थी 26 जनवरी 1950 को। एकीकरण के संदर्भ में पूछे तो एकीकरण के छठे चरण में अर्थात राजस्थान संघ में। डेट पूछे तो 26 जनवरी 1950। अब हम बात कर लेते हैं 30 मार्च 1949 की। 30 मार्च 1949 इस दिन लगभग सभी रियासतों का एकीकरण हो चुका था, है ना। कुछ रियासतों को छोड़कर, जैसे सिरोही रह गया था, अजमेर मेरवाड़ा रह गया था और कुछ क्षेत्र रह गए थे जिनको 7वें चरण में मिलाया गया। लेकिन अधिकांश का तो 30 मार्च 1949 को ही पूरा हो गया था, जो हम बोलते हैं इसमें चतुर्थ चरण में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर 30 मार्च। 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च के दिन। अब हम बात करते हैं 1 नवंबर 1956 की। 1 नवंबर 1956 बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इस दिन राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता दी गई। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता कब दी गई, तो 1 नवंबर 1956 को दी गई। 1 नवंबर 1956 को था एकीकरण का 7वां चरण, या बोलें अंतिम चरण। और इसका नाम बताइए क्या था 7वें चरण का? इसका नाम था वर्तमान राजस्थान। इसका जो नाम था वो था वर्तमान राजस्थान। इस दिन जो छोटी मोटी रियासतें बची थी या कुछ क्षेत्र बचे थे, है ना,
उन सभी को मिलाकर एक कर दिया गया था। और जो वर्तमान में हम राजस्थान देख पा रहे हैं वो कंडीशन हमें मिली थी 1 नवंबर 1956 को, अर्थात राजस्थान एक राजस्थान राज्य के रूप में स्थापित हो चुका था। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का स्थापना दिवस, तो कब बताएंगे? 1 नवंबर बताएंगे। ध्यान रखिए, 1 नवंबर को क्या बनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मार्च को, लेकिन राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चौथा प्रश्न भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? देखिए, दोनों शिलालेखों की हमने बात कर ली थी पहले ही, जिसमें से हमने घोसुंडी शिलालेख की बात करी थी, बसंतगढ़ शिलालेख की, है ना, और दोनों की तिथि के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो ये प्रश्न तो बहुत सिंपल है। राजस्थान शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिला है घोसुंडी शिलालेख में। ठीक है, क्योंकि घोसुंडी शिलालेख में राजस्थान के लिए किसका प्रयोग किया गया है? राजस्थानीय शब्द का प्रयोग मिलता है। और बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग मिलता है। राजस्थानीयादित्य, ठीक है, ये शब्द मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख में। अगर हम बात करें कि अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो हम करेंगे घोसुंडी शिलालेख को। ध्यान रखिए, ये प्रश्न एक बार पूछा भी जा चुका है, लेकिन इस प्रश्न में वहाँ पर घोसुंडी शिलालेख ऑप्शन में नहीं था। अगर घोसुंडी शिलालेख ऑप्शन में नहीं हो तो फिर हम बसंतगढ़ शिलालेख को सही मानेंगे, क्योंकि अगर हम इन तिथि की बात करें दोनों की, तो जो घोसुंडी शिलालेख है वो है, बताइए कब का? 532 ईसा पूर्व का। ईसा पूर्व का है, ये बीसी का है। ठीक है, और बसंतगढ़ शिलालेख की बात करें तो बसंतगढ़ शिलालेख है 625 ईस्वी का। ये ईस्वी का है ना। ईसा पूर्व पहले आता है, ईस्वी बाद में आता है। और वैसे भी हम देखें तो ये 532 है, ये 625 है। क्लियर? तो पहले बताइए कौन आया? घोसुंडी शिलालेख। अगर दोनों ऑप्शन में आए तो सबसे पहले उल्लेख, सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ करोगे? घोसुंडी शिलालेख में। घोसुंडी शिलालेख के बारे में हम चर्चा पहले कर चुके हैं कि घोसुंडी जो शिलालेख है वो हमें नगरी से मिला है। नगरी कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ध्यान रखिए, ये जो शिलालेख है घोसुंडी शिलालेख, ये हमें खंडित अवस्था में मिला है। कैसा मिला है? खंडित अवस्था में मिला है। ठीक है, जिसे वर्तमान में कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसको मैं लिख देता हूँ, जिसे वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में, उदयपुर संग्रहालय में, ठीक है, रखा गया है। ठीक है, इसकी भाषा कैसी है? हमने बात कर ली, संस्कृत भाषा में लिखा गया है और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा बसंतगढ़ शिलालेख की। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली कि बसंतगढ़ जो शिलालेख है इसमें राजस्थानी शब्द, राजस्थान के लिए राजस्थानी आदित्य शब्द का प्रयोग किया गया। 625 ईस्वी में मिला है या 682 विक्रम संवत में मिला है। और ये हमें खिम्मल माता मंदिर से मिला है। खिम्मल माता मंदिर, खिम्मल माता का जो मंदिर है वो सिरोही जिले में स्थित है। ध्यान रखिए, सिरोही जिले में स्थित है। और ये जो शिलालेख है बसंतगढ़ शिलालेख, ये चावड़ा वंश के शासक वर्मलात के समय का है। ठीक है,
वैसे तो इसमें शिलादित्य का भी, जो मेवाड़ का शासक था शिलादित्य, उसका भी उल्लेख मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख में। हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें इतना पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान रखिए, बसंतगढ़ शिलालेख में किसका प्रयोग किया गया है? दास प्रथा का। तो ये दास प्रथा पर लिखा गया है, दास प्रथा पर लिखा गया शिलालेख है। ठीक है, तो ये बातें हमें मोस्टली इम्पोर्टेंटली ध्यान रहना चाहिए कम से कम। अगर हम बात करें बिजोलिया शिलालेख की, तो देखिए बिजोलिया शिलालेख के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बिजोलिया शिलालेख की अगर बात करें तो बिजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा में। तो ये शिलालेख भी बताइए हमें कहाँ से मिला है? भीलवाड़ा से मिला है। बिजोलिया शिलालेख के बात करें तो बिजोलिया शिलालेख में जो जिक्र किया गया है वो वासुदेव चौहान का किया गया है। वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान के बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिलती है कि वासुदेव चौहान है वो चौहान वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, इन्होंने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर इस बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चौहान के लिए एक शब्द मिलता है वत्सगोत्रीय ब्राह्मण, जिसकी चर्चा हमने हिस्ट्री में की भी थी। वत्सगोत्रीय ब्राह्मण, यानी कि इससे हमें ये पता चलता है, बिजोलिया शिलालेख हमें ये जानकारी देता है कि जो चौहान हैं या राजपूत है, इनकी जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से हुई है ना। तो इस बात का प्रमाण भी कौन देता है बताइए? बिजोलिया शिलालेख देता है। तो कुल मिला के हम बात करें तो 5वें प्रश्न की भी बात हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 6ठे प्रश्न। बताइए, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? काफ़ी सिंपल प्रश्न है क्योंकि इसकी चर्चा हम पूर्व में कर भी चुके हैं। ए ऑप्शन विलियम फ्रैंकलिन, बी ऑप्शन कर्नल जेम्स टोड, सी जेम्स क्रुक, डी गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो इस पुस्तक के जो रचयिता थे, लेखक थे, वो थे कर्नल जेम्स टोड। इस कर्नल जेम्स टोड की हम बात करें तो कर्नल जेम्स टोड ने सर्वप्रथम राजस्थान, रजवाड़ा या रायथान शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने इस शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो 1829 में किया था। और कौन सी बुक में किया था? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया था। इसी का जिक्र हम पहले कर चुके हैं, रिवाइज इस वजह से करा रहा हूँ ताकि हमें ये ध्यान रहे बार बार, ठीक है ना। विलियम फ्रैंकलिन की बात करें तो विलियम फ्रैंकलिन ने सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का लिखित रूप से, ध्यान रखिए मैं कौन सा शब्द यूज कर रहा हूँ, लिखित रूप से प्रयोग किया था। अगर मौखिक रूप से पूछता तो जॉर्ज थॉमस हो जाते, है ना। इन्होंने 1805 में एक बुक लिखी थी, 1805 में एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम अपने को पता होना चाहिए, द मिलिट्री मेमोरी ऑफ जॉर्ज थॉमस। ठीक है, जिस पुस्तक का प्रकाशन किसने कराया था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा कराया गया था, जिसकी हम बात कर चुके हैं पहले। देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम है, इन्होंने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान।
इसी पुस्तक का जो दूसरा नाम था वो था द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिए। इस पुस्तक का जो प्रकाशन है, इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो जेम्स क्रुक के द्वारा किया गया था, और इस पुस्तक का जो हिंदी अनुवाद है, वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा कराया गया था। और इसी वजह से गौरीशंकर हीराचंद ओझा को राजस्थान का विश्लेषक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का विश्लेषक कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने जो हिंदी अनुवाद किया था वो 1835 में किया था। इन्होंने जो प्रकाशन किया था वो 2 भागों का किया था ना, एक भाग का 1829 में, एक का 1832 में। ठीक है, इसका पार्ट फर्स्ट का और पार्ट सेकंड का। क्लियर हो गई बात? गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जो संदर्भ, अगर जो संबंध है, अब बात करें तो ये सिरोही से थे। ध्यान रखना, कहाँ से थे? सिरोही जिले से थे, और इसे राजस्थान का विश्लेषक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट 7 नंबर, निम्न में से बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है? तो देखो, इस प्रश्न को तो हमने पहले ही क्लियर कर दिया है। बीकानेर का प्राचीन नाम है जंगल प्रदेश। आई छतरपुर किसका प्राचीन नाम है? नागौर का प्राचीन नाम है। श्रीमाल किसका है? भीनमाल का प्राचीन नाम है। भीनमाल का प्राचीन नाम है। अगर हम बात करें वल्ल या मांड, ये किसका है? ये जैसलमेर का है। ये जैसलमेर का प्राचीन नाम है। जैसलमेर का प्राचीन नाम। ठीक है, और जंगल प्रदेश की हमने बात करी ली, ये बीकानेर का प्राचीन नाम है। बीकानेर का प्राचीन नाम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है वो किस में आता है? तो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है वो योध्या जनपद में आता है। ठीक है, कौन से जनपद में आता है बताइए? योध्या जनपद में आता है। अगर हम बात करें सीवी जनपद की, तो सीवी जनपद में कौन कौन से ज़िले आते हैं? एक तो आता है उदयपुर, और एक आता है चित्तौड़गढ़। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ आते हैं सीवी जनपद में। ठीक है, सूरसेन जनपद, सूरसेन जनपद की अगर हम बात करें तो इसमें एक तो ज़िला आता है भरतपुर, एक आता है करौली, और एक आता है धौलपुर। ये 3 ज़िले आते हैं सूरसेन जनपद में। मत्स्य जनपद की बात करें तो मत्स्य जनपद में एक तो आता है अपना अलवर, एक आता है जयपुर। ठीक है, इसमें कुछ भाग भरतपुर का भी आता है। तो मुख्य रूप से हम बात करें इनकी। ठीक है, योध्या जनपद में हमने बता ही दिया आपको कि एक तो श्री गंगानगर आता है और दूसरा हनुमानगढ़ आता है। ठीक है, नेक्स्ट, बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? बहुत सिंपल है। देखिए, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानियादित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर हम बात करें राजपूताना, तो राजपूताना शब्द का जो लिखित उल्लेख मिलता है
लिखित उल्लेख जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक में। विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक में। विलियम फ्रैंकलिन ने जो पुस्तक लिखी थी तो वो 1805 में लिखी थी, और उस पुस्तक का नाम मैं 3 बार बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। द मिलिट्री मेमोरी ऑफ जॉर्ज थॉमस। बहुत इम्पोर्टेंट है भाई ये। अगर हम बात करें राजस्थान या रजवाड़ा, इसका सर्वप्रथम उल्लेख इन शब्दों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है हमें 1829 में कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में ये पुस्तक कब लिखी गई थी? 1829 में लिखी गई थी। ठीक है। राजस्थानी शब्द का जो उल्लेख मिलता है का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है घोसुंडी शिलालेख में। घोसुंडी शिलालेख में। घोसुंडी शिलालेख हमें मिला है नगरी से। नगरी पड़ती है चित्तौड़ में। ठीक है। राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है कर्नल टोड की पुस्तक में। राजपूताना शब्द का सबसे पहले लिखित उल्लेख मिलता है विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक द मिलिट्री मेमोरी ऑफ जॉर्ज थॉमस में। राजस्थानीय शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है घोसुंडी शिलालेख में। और बताइए कौन से शब्द का? राजस्थानी आदित्य। राजस्थानी आदित्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है कौन से शिलालेख में? बसंतगढ़ शिलालेख में। ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, 2 नाम है ना, एक तो राजस्थानी नाम है, एक राजस्थानी आदित्य नाम है। तो अगर राजस्थानी शब्द की बात करें तो ये घोसुंडी शिलालेख में मिलता है, और राजस्थानी आदित्य तो ये मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख में। ठीक है। राजस्थान के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, राजस्थानी और राजस्थानी आदित्य। सबसे पहले किया गया घोसुंडी शिलालेख में, और फिर किया गया है बसंतगढ़ शिलालेख। घोसुंडी शिलालेख में अगर बात करें तो ये कब का है? 532 BC का है, ईसा पूर्व का है। और ये कब का है बसंतगढ़ शिलालेख? ये 625 ईस्वी का है। ठीक है ना। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न। राजस्थान में भागवत या वैष्णव धर्म के प्रचार का प्राचीनतम उल्लेख किस में मिलता है? तो ये मिलता है हमें घोसुंडी शिलालेख में। ठीक है। बाकी बिजोलिया, घोसुंडी, बसंतगढ़ की हम पहले बात कर ही चुके हैं। तो आज के टेस्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में। ठीक है। थैंक यू।